हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी या VSEPR थ्योरी के बारे में देखे थे, जिसमें क्या था कि किसी भी अणु में अगर बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी होता है तो उस अणु की ज्यामिति विकृत हो जाती है, माने सामान्य से अलग हो जाती है। तो वो था वेस्पर सिद्धांत। तो जो वेस्पर सिद्धांत था उसको वेस्पर सिद्धांत ही बोलूँगी मैं हर बार। तो आप लोग ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत था उसको वेस्पर सिद्धांत ही पढ़ते हैं और वेस्पर सिद्धांत ही पढ़ना है। तो जो वेस्पर सिद्धांत था उसके अनुसार अणुओं की ज्यामिति को बताया गया, उनके आकार के बारे में बताया गया। तो जो वेस्पर सिद्धांत था उससे अनेक प्रकार के अणुओं की ज्यामिति के बारे में चर्चा हुई और सबका स्ट्रक्चर पता चला। तो उसमें जानने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि जो केंद्रीय परमाणु क्या होता है और उससे जुड़े हुए बाहरी परमाणु क्या होते हैं। आइए देखते हैं। तो माना कि ये कोई अणु है, तो अणु में जो भी परमाणु केंद्र में रहेगा वो कहलाएगा केंद्रीय परमाणु। यहाँ पे ये माना कि ये ए है, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए यहाँ पे केंद्र में है तो ये कहलाएगा केंद्रीय परमाणु, क्योंकि इसकी स्थिति केंद्र में है। उसके बाद जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से घेर कर जो भी परमाणु रहेंगे वो सब कहलाएंगे उसके बाह्यतम परमाणु या केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु। तो इस घेरा में जो भी परमाणु पाया जाएगा वो केंद्रीय परमाणु से बंध के द्वारा जुड़ा रहेगा। तो वो जो बंध रहेगा वह सहसंयोजक बंध भी हो सकता है, आणिक बंध भी हो सकता है और उप सहसंयोजक बंध भी हो सकता है। तो जो भी परमाणु केंद्र में रहेगा वो कहलाएगा केंद्रीय परमाणु, और केंद्रीय परमाणु से ऐसे बंध के द्वारा जो भी परमाणु उसके चारों ओर जुड़े रहेंगे वो कहलाएंगे उसके बाहरी परमाणु या फिर केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु। तो हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार की जो ज्यामिति होती है उसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये केंद्रीय परमाणु है। तो केंद्रीय परमाणु से जब दो परमाणु जुड़े रहेंगे तो उसका आकार कैसे होगा। अब यहाँ पे बंध कोण भी आता है, जैसे ये बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है स्मॉल बी से और इधर भी स्मॉल बी से, तो इन दोनों बंधों के बीच में कोण भी पाया जाएगा। कोण जानते हैं ना, कोण पढ़े होंगे आप लोग 7वीं 8वीं में। तो कोण, तो जो भी परमाणु है तो उन दोनों के बीच कोण पाया जाएगा। तो जो कोण है वह एक पूरा गोला के लिए या संपूर्ण वृत्त के लिए वृत्त के आंतरिक भाग के कोण का मान कितना होता है 360 अंश। तो 360 अंश होता है, तो जितना ठो बंध बनेगा उतने से 360 को भाग देना है। यहाँ पे माना कि 2 ठो बंध है तो इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो इसमें 2 बंध के बीच के जो कोण होगा 180 अंश होगा। अगर यहाँ पे 3 परमाणु जुड़े रहेगा तो 3 से भाग देंगे तो जो आएगा वो उसमें बंध कोण का मान रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं AB2 प्रकार के अणु। AB2 प्रकार के अणु में यहाँ पे इतने को ध्यान दोगे आप लोग, AB2 प्रकार का जो अणु है ए, इसमें क्या है, एक जो रहेगा वो केंद्रीय परमाणु रहेगा और एक से ज्यादा जो रहेंगे वो उससे जुड़े हुए परमाणु रहेंगे। तो यहाँ पे ए केंद्रीय परमाणु है, बीच में है। उसके बाद बी, इससे एक बंध द्वारा ये वाला बी जुड़ा है और ये वाले बंध द्वारा दूसरा बी जुड़ा है। तो ये पूरा हो जाएगा AB2 प्रकार के अणु। तो इसमें बंध कोण का मान देखेंगे तो इसको हम लोग 2 ठो बंध है तो 360 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 180 अंश। तो यहाँ पे बंध कोण का मान क्या हो जाएगा 180 अंश। अब इसकी आकृति देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक सरल रेखा के रूप में जुड़े हैं तो ये क्या कहलाएगा, रेखीय आकृति कहलाएगा। ये था पहला। दूसरा देखते हैं AB3 प्रकार के अणु। इसमें क्या अंतर है इससे,
इसमें केंद्रीय परमाणु 1 है और उससे जुड़े हुए परमाणु 2 की जगह में 3 है। तो एक केंद्रीय परमाणु रहेगा और 3 अन्य परमाणु उससे जुड़े रहेंगे, तो ये कहलाएगा Ab3 प्रकार के अणु। तो इसमें जो A है केंद्रीय परमाणु बीच में रहेगा और जो B है वो बाहर बाहर जुड़ा है। तो इसमें 3 बंध बना करके 3 ठो B से जुड़ा है। तीनों अगर B को मिलाएंगे तो इसमें जो संरचना बनेगी वो त्रिभुज के समान है। तो इसमें 3 ठो कोण बनेगा, यहाँ एक ठो कोण, यहाँ पे एक ठो कोण, यहाँ एक कोण। तो 360 अंश को 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 120 अंश। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 120 अंश आएगा। तो इसके बंध कोण का मान 120 अंश होगा और इसकी संरचना त्रिभुजीय होगी या त्रिकोणीय संरचना पाई जाएगी। उसके बाद अगला देखते हैं। तो Ab4 एक केंद्रीय परमाणु है और उससे 4 परमाणु अगर जुड़ा है तो इसमें इस प्रकार से ये व्यवस्थित रहते हैं कि इनके बीच प्रतिकर्षण कम हो, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण कम हो और इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और इन दोनों हर 2 परमाणु के बीच में प्रतिकर्षण कम हो और स्थायी विन्यास बने, ऐसा व्यवस्था इन सब में पाया जाता है। ये सब विन्यास इसलिए पाए जाते हैं ताकि स्थायित्व को ये परमाणु प्राप्त कर सके। तो एक निश्चित स्थान पे रहेंगे तो उनमें प्रतिकर्षण का मान कम होगा, जिसके कारण उनके टूटने की संभावना कम होगी, क्योंकि प्रतिकर्षण से अणु टूटता है तो टूटने की संभावना कम होगी। तो स्थायी विन्यास को ये प्राप्त करेंगे, इसलिए ये एक निश्चित स्थान पर व्यवस्थित होकर के एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे Ab4 जब बनेगा तो A रहेगा केंद्रीय परमाणु के रूप में और B उससे अटैच्ड या फिर जुड़े हुए परमाणु के रूप में। तो B यहाँ पे 4 बंध बना करके जुड़ा है और इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो 100 यहाँ पे कोणों की, यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट का कोण, बंध कोण पाया जाता है। यहाँ पे 90 अंश होना चाहिए लेकिन इसमें 90 अंश नहीं रहता है, 109 डिग्री 28। यहाँ पे चतुष्फलकीय संरचना है और चतुष्फलकीय संरचना में 360 वाला नियम लागू नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण पाया जाता है। इन दोनों में होता है 360 वाला नियम लागू, लेकिन इसके लिए 109 डिग्री 28 मिनट पाया जाता है क्योंकि ये चतुष्फलकीय संरचना है। उसके बाद अगला देखते हैं Ab5 प्रकार का, और इसमें ये चतुष्फलक के समान 4 तो फलक है इसकी संरचना में, सबको जोड़े तो इसलिए ये कहलाएगा चतुष्फलकीय संरचना। इसको देखेंगे तो Ab5 आता है। एक केंद्रीय परमाणु है और 5 उससे अटैच्ड परमाणु है। तो इसमें तो 3 भी हैं और 3 त्रिभुजीय संरचना बनाते हैं, 3 ठो B और 2 ठो B उसमें ऊपर नीचे जोड़ करके यहाँ पे एक ठो B रहेगा। तो इस प्रकार से इसकी संरचना बनती है। तो इस संरचना को बोलेंगे, ये 3 ठो त्रिकोण बना रहा है तो त्रिकोणीय और 2 ठो B पिरामिड के रूप में रहता है तो त्रिकोणीय और 1 2 द्विपिरामिडी इसकी संरचना रहती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना। तो इसमें जो बंध कोण का मान है त्रिकोणीय वाले कोण के बीच के लिए 120 अंश रहता है और जो पिरामिड और त्रिकोण के बीच जो कोण रहता है वो 90 अंश का रहता है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी रहती है Ab5 का। उसके बाद Ab6 है तो A केंद्रीय परमाणु रहेगा इसमें भी और B उससे अटैच्ड परमाणु रहेंगे। तो केंद्रीय परमाणु से 6 ठो अटैच्ड परमाणु जुड़े रहेंगे। तो इसमें अष्टफलकीय प्रकार की संरचना पाई जाती है और यहाँ पे बंध कोण 60 अंश पाया जाएगा, इसमें भी ये नियम लागू होता है। तो यहाँ पे एक B हो जाएगा, हर कोने पे एक एक B जुड़ा हुआ है तो टोटल कितना B हो गया 1 2 3 4 5 6। तो A से जब 6 B जुड़ा हुआ रहेगा तो ये कहलाएगा Ab6। इसमें बंध कोण 60 अंश और संरचना अष्टफलकीय, क्योंकि यहाँ पे 8 फलक है, 1 फलक 2 फलक 3 4 5 6 और ये सामने का और ये पीछे का 8 फलक है इसमें,
तो अष्टफलकीय संरचना इसमें पाई जाती है। इन सब के और उदाहरण बहुत सारे बुक में दिए हैं, जिसको आप लोग को देखना है और याद करना है, याद करके रखना सबको। ये क्या देख रहे थे हम लोग कि जब केंद्रीय परमाणु से केवल बंध वाले परमाणु जुड़े थे यहाँ पे, लेकिन अगर ये सब बंद वाले परमाणु हैं जितने भी जुड़े हैं, क्योंकि ये बंद बना रहे हैं, तो ये सब जो बीज जो पढ़े ये सब बंधी परमाणु कहलाएंगे, बंधी परमाणु कहलाएंगे। और बंधी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा बंधी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो ये सब क्या के बारे में पढ़े हम लोग? बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में। अब अगर इस बंधी के साथ साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म माने कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन रहता है जोड़े में और बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, उसको क्या बोलते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर इंग्लिश में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन सब के साथ अगर ये भी पाया जाएगा, लोन पेयर भी पाया जाएगा, तो अणु की आकृति क्या होगी? वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग विकृत हो जाएगी। तो उस विकृत वाले संरचना के बारे में आगे देखेंगे कि अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है इन सब के साथ, तो उसकी ज्यामिति किस प्रकार से वेस्पर थ्योरी के अनुसार विकृत होगी। तो इसमें जल का जो आता है H2O की संरचना और अमोनिया माने कि NH3 की संरचना, इस दोनों को परीक्षा में पूछा जाता है और इसको अच्छे से याद रखना होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल के टाइम भाभा में भी इन सब से क्वेश्चन उठता है। तो जो H2O है उसका जो बंध कोण है उसमें चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है, लेकिन उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, जिसके कारण H2O में बंध कोण का मान 104 डिग्री या 104.5 डिग्री रहता है और संरचना कोणीय रहती है। और जो अमोनिया की संरचना है वो भी इसमें पिरामिडी प्रकार की संरचना पाई जाती है और उसमें भी sp3 संकरण ही पाया जाता है, फिर भी उसके बंध कोण का मान 107 अंश होता है। तो अमोनिया और जल की संरचना को अच्छे से इसमें देखना है। तो अगर हम लोग लोन पेयर को भी लिखूंगी तो लोन पेयर के लिए बड़ा वाला L लिखते हैं। तो अभी जो देखे थे उसी संरचना को लोन पेयर के साथ भी देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं AB2 देखे थे, और इसमें अगर लोन पेयर पाया जाएगा तो उसको बड़े वाले L से लिखेंगे, तो AB2L हो जाएगा। तो यहाँ पे A रहेगा और L को अगर हम लोग बीच में मानेंगे तो ये दोनों भी जो उसमें सीधा सीधा था इसमें ऐसे हो जाता है, क्योंकि ये इन दोनों को अगर यहाँ पे सीधा सीधा रखूंगी तो इन दोनों को ये प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा तो ये दोनों खिसक जाएंगे अपने जगह से, और ये खिसक कर यहाँ आ जाएगा और ये वाला खिसक कर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो संरचना होती है वो कोणीय हो जाती है, एंगुलर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसकी संरचना हो जाएगी AB2L की A B B 2 B हो गया, और L माने कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर में। तो यहाँ पे एंगुलर संरचना पाया जाता है, और इसके उदाहरण में होता है SO2 में इसी प्रकार का संरचना पाया जाता है, और SO2 के बंध कोण का मान 119 अंश रहता है। अगला देखेंगे तो इसमें क्या क्या पाया जा रहा है? 2 ठो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया गया और 1 ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो बॉन्ड पेयर की संख्या यहाँ पे क्या हुई? 2, और लोन पेयर की संख्या 1। तो बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 1 है। उसके बाद देखेंगे AB3 और L, माने कि 3 बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाएंगे और 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो A यहाँ पे केंद्रीय परमाणु रहेगा, और इसमें जो L है इसको ऊपर मानेंगे, तो इसकी संरचना इस प्रकार से होगी। जो त्रिभुजीय संरचना बन रही थी पहले वो लोन पेयर के कारण विकृत हो गई है, और लोन पेयर से प्रतिकर्षण के कारण ये अपना पिरामिडी संरचना बनाता है। तो 1 2 3 ठो बॉन्ड पेयर है और 1 ठो यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है। तो इस प्रकार से इसमें
त्रिकोणीय पिरामिडी संरचना इसको बोला जाता है। और यहाँ का जो बंद कोण का मान होता है 107 अंश रहेगा। और अमोनिया NH3 अमोनिया है और इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका उदाहरण अमोनिया है। अमोनिया ए के जगह आता है, 3 ठो हाइड्रोजन 3 ठो बी के जगह आएगा और ये लोन पेयर इसके जगह आता है और 107 अंश इसका बंद कोण होता है। तो इसमें इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर पाया जाएगा। उसके बाद देखते हैं, ये तो एक एक लोन पेयर पाया जा रहा था, अब जब डबल डबल लोन पेयर पाया जाएगा तब क्या होगा? AB2L2 AB2L2। जब AB2 और L2 इस प्रकार के है तो इसमें क्या हो जाएगा? एक केंद्रीय परमाणु है ए, तो यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर। तो एक केंद्रीय परमाणु है और 2 ठो यहाँ पे 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। तो इसकी संरचना विकृत चतुष्फलकीय प्रकार की होती है, या फिर इसको टेट्राकोणीय संरचना बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4 कोण भी पाया जाता है। तो जो टेट्राकोणीय संरचना है, 1 2 3 4 कोण है, इसलिए टेट्राकोणीय भी बोलेंगे। और H2O में इसी प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसमें ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर पाए जाते हैं इस प्रकार से और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ का जो बंद कोण होता है 104.5 डिग्री पाया जाता है जल के लिए। उसके बाद देखेंगे कि AB4L प्रकार की संरचना। तो जो AB4L इसमें एक लोन पेयर है और 4 ठो बॉन्ड पेयर है, तो इसकी संरचना देखेंगे तो ये हो जाएगा A, यहाँ पे लोन पेयर और ये B और B। इसको बोलते हैं सीसा या फिर विकृत स्ट्रक्चर। और ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सीसा प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें 4 ठो बॉन्ड पेयर है और 1 ठो यहाँ पे लोन पेयर पाया जाएगा। उसके बाद देखते हैं AB3। इसके बाद आगे देखेंगे इसमें अभी हम लोग। तो अब आगे इसमें देखना है AB3L2 के बारे में। AB3L2, तो AB3L2 में 2 ठो लोन पेयर और 3 ठो बॉन्ड पेयर पाया जाएगा। तो जो इसकी संरचना है इस प्रकार से होगी, यहाँ पे 2 लोन पेयर और यहाँ 1 ठो बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर और ये तीसरा। इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 ठो लोन पेयर पाया जाएगा। तो ये है इसकी संरचना। और इसके लिए इसकी आकृति को देखेंगे तो इन सब को अगर ऐसे मिला देंगे तो ये टी प्रकार का दिखता है। इधर से देखेंगे तो ये टी, इसलिए इसको टी प्रकार की आकृति या टी आकृति भी बोलते हैं। उसके बाद जब 3 लोन पेयर पाया जाता है तो उसकी संरचना के बारे में देखेंगे। तो ये हो जाएगा AB2L3। अगर 2 ठो बॉन्ड पेयर और 3 ठो लोन पेयर रहेगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर में A और इधर 2 ठो बॉन्ड पेयर और 3 ठो लोन पेयर, तो यहाँ पे एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर। तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी प्रकार की संरचना पाया जाएगा। अगर लोन पेयर को देखेंगे तो ये त्रिकोणीय बनाएगा और ये द्विपिरामिडी बनाएगा। लेकिन अगर लोन पेयर को नहीं गिनेंगे तो ये रेखीय प्रकार की संरचना बनाता है। उसके बाद आता है AB5 और L। AB5 और L, तो इसमें 5 बॉन्ड पेयर रहेगा और एक लोन पेयर रहेगा। तो इसकी संरचना में
अष्टफलकीय प्रकार से इसमें अरेंजमेंट पाया जाएगा इस प्रकार से। तो ये एक लोन पेयर पाया जाएगा और 5 ठो इसमें बी रहेगा। इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित रहते हैं और इसकी संरचना वर्ग पिरामिडी प्रकार की संरचना कहलाता है। अगर इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया वर्ग और ये पिरामिड है, माने कि ऊपर और नीचे एक एक और पाया जाता है, इसलिए इसको ये वर्ग और इसके कारण पिरामिडी, तो वर्ग पिरामिडी संरचना इसको बोलेंगे। अब देखते हैं AB4 और L2 की संरचना। AB4 और L2, तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक केंद्रीय परमाणु रहेगा और 2 ठो लोन पेयर, एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा और ये बी 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 और ये बी। तो इसमें वर्ग समतलीय संरचना पाई जाएगी। अगर इन दोनों को नहीं देखेंगे, बस बॉन्ड पेयर को देखेंगे, तो ये एक वर्ग का निर्माण करता है। ये एक वर्ग है और ये समतल में रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वर्ग समतलीय संरचना। तो ये तो हो गया वेस्पर सिद्धांत के अनुसार जब लोन पेयर पाए जाएंगे तो उनकी संरचना कैसी होगी। उसके बाद किसी भी अणु के आकार की गणना वेस्पर सिद्धांत के आधार पर करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालते हैं और उसमें कितना लोन पेयर है और कितना बॉन्ड पेयर है उसको अगर पता कर लेंगे तो उसकी संरचना भी ज्ञात हो जाती है। तो जैसे इसमें 2 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है, तो इसकी संरचना वर्ग समतलीय है। तो ऐसे यौगिक दिया रहेगा पहले, तो उसमें कितना लोन पेयर है और कितना बॉन्ड पेयर है इसको पहले अगर ज्ञात कर लेंगे, तो इसको नहीं दिया रहेगा तो इसके बारे में, माने संरचना के बारे में भी जान सकते हैं। तो उसके लिए एक तो समीकरण है, वो होता है EP बराबर 1/2 EP बराबर 1/2 या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या माइनस अटैच्ड एटम की संख्या। तो यहाँ से निकालेंगे तो EP बराबर, अगर हम लोग 1/2 और ये NB माने कि बंध की संख्या, जितने भी बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और यह हो जाएगा अटैच्ड एटम की संख्या। तो इसमें से EP का मान निकलता है। तो जो EP है वह वेस्पर सिद्धांत के अनुसार निकलेगा। तो इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे। तो ClF3, इसके लिए देखते हैं। तो Cl का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो क्लोरीन ClF3 है यहाँ पे। तो Cl यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है, तो केंद्रीय परमाणु का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1/2 इसमें मान रखेंगे तो 7 होता है। ऋण अटैच्ड एटम, तो कितने अटैच्ड एटम है? 3 ठो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 1/2 और यहाँ कितना बचा? 4। तो 2 एकम और 2 दूनी, माने कि यहाँ 2 आ रहा है। तो यहाँ पे EP का मान 2 मिला। तो 2 क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इसमें पाया जाता है। तो अगर हम लोग NL निकालेंगे तो यह हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये क्या है? टोटल वहाँ पे जो बंध पाए जा रहे हैं उनकी संख्या है
माने कि कितने बंध पाए जा रहे हैं उनकी संख्या है। तो यहाँ पे लोन पेयर अगर हम लोग निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है क्या, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, गलत हो गया था। ये प्लस रहता है तो 7 और 3 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यहाँ 5 मिलता है ईपी का मान, और ईपी का मान यहाँ पे 5 आ रहा है। तो अब इस वाले 5 में यहाँ पे जो अटैच्ड एटम को घटाएंगे, 5 यहाँ पे क्या है, टोटल बंध की संख्या है। ईपी माने टोटल बंध की संख्या, चाहे वो लोन पेयर के साथ बंध बनाए या फिर बॉन्ड पेयर के साथ बंध बनाए। तो यहाँ पे टोटल 5 बंध बना रहा है, माने कि ये क्या कर रहा है, Cl है ना, यहाँ पे ये इस प्रकार से 5 बंध बना रहा है, 2 2 4 और 1 5। तो इसमें अटैच्ड एटम कितने हैं, 3 है, माने कि 3 ऐसे जुड़ा है इसमें। तो हम लोग को क्या निकालना है कि कितना लोन पेयर उसमें जुड़ा है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर तो पता चल गए यहाँ से, अब कितना बंध बना है और यहाँ से पता चला। अब कितना यहाँ पे लोन पेयर जुड़ा है उसको निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 में 3 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 ऋण 3 बराबर 2। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है करके पता चलेगा। तो ये लोन पेयर इस प्रकार से इसमें जुड़ा रहेगा। तो इतना पता चल गया। तो अब इस प्रकार का जो अणु रहेगा, तो इसको किस प्रकार के सूत्र से हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकेंगे AB3L2 के द्वारा, क्योंकि इसको A मानेंगे, इन तीनों को B मानेंगे और इन दोनों को L मानेंगे। तो ये हो जाएगा AB3L2 प्रकार का अणु है। अब इस प्रकार का अणु है तो इसके आधार पे इसकी संरचना क्या देखे थे अभी हम लोग, AB3L2 प्रकार का जो संरचना इससे पहले देखे थे अलग अलग बना के, उसमें क्या आया था, टी प्रकार की आकृति पाई जाती है। तो इसकी आकृति पूछेगा तो किस प्रकार की आकृति आएगा, टी प्रकार की आकृति आएगा। और अगर लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये Cl, ये F और यहाँ पे 2 लोन पेयर और यहाँ पे 2 लोन पेयर, यह टी प्रकार की आकृति इसका मिलेगा। तो जो वेस्पर सिद्धांत है उसके अनुसार हम लोग इस प्रकार से आकृति को भी निकाल सकते हैं। अब देखना है वेस्पर सिद्धांत की सीमाएं या लिमिटेशन ऑफ VSEPR थ्योरी। इसमें सबसे पहले है कि इसमें जो जल की संरचना था उसमें 104 अंश पाया जाता है, कोड ये तो बता दिया गया, लेकिन जल के समान ही Li2O था, उसकी संरचना के बारे में स्पष्ट व्याख्या नहीं किया जा सका, पहली सीमा। दूसरा है ऐसे अणुओं के आकार को नहीं समझाया जा सका जिसमें बहुत अधिक विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे, माने पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं, जिसमें डबल बंध या ट्रिपल बंध पाया जाता है, उनकी संरचना को इसमें स्पष्ट नहीं किया गया। यह सिद्धांत जो निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म जो था, निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म वाले जो भी अणु पाए जाते थे उनकी आकृति को नहीं समझा सका। अगला है कि संक्रमण धातु के कुछ जटिल यौगिक बनते हैं। संक्रमण धातु में कॉम्प्लेक्स यौगिक का निर्माण होता है या संकुल यौगिक जिसको बोलते हैं जटिल यौगिक, तो उनके बारे में इसमें कोई घोषणा नहीं किया गया था वेस्पर सिद्धांत में। उसके बाद जो वेस्पर सिद्धांत के आधार पे इन सब बातों को नहीं समझाया जा सका, तो वेस्पर सिद्धांत से आगे और सिद्धांत दिया गया जिसमें इन सब बातों को अच्छे से गंभीरता से लिया गया और उनका वर्णन किया गया। तो इन सब के लिए 2 सिद्धांत आगे दिए गए हैं, जिसमें आता है संयोजकता बंध सिद्धांत जिसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या आणविक कक्षक सिद्धांत। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में। आज के लिए बस यहीं तक।